हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होपफुली यू आर ऑल डूइंग वेल। आप सबका स्वागत है प्रेप आईएएस में। मेरा नाम है समृद्धि और आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज आईसीटी कंप्यूटिंग एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, जिसके अंदर हम बात करेंगे रोबोटिक्स एंड ऑल की, राइट। जिसके हम अंदर बात करेंगे नैनो की। सो वी विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। तो जल्दी से एक बार जुड़ जाइए हमारे साथ। अपने सारे फ्रेंड्स को बता दीजिए कि प्रेप आईएएस एक बहुत ही बढ़िया सा इनिशिएटिव लेके आया आप लोगों के लिए, जिसमें हमने कंप्लीट साइंस एंड टेक यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने का प्रॉमिस किया था, उसको फुलफिल किया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड एंड में कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो कैसी लगी। हमने पहले आप यहाँ से पहले नैनो की वीडियोस भी डाली हैं, बायोटेक्नोलॉजी की वीडियोस, हेल्थ की वीडियोस डाली। सो इफ यू हैवंट गॉन थ्रू दोज वीडियोस, प्लीज गो थ्रू दोज वीडियोस, दे आर वेरी यूजफुल। सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिकली आईसीटी एंड कंप्यूटिंग पार्ट। सो देखो आजकल जमाना किसका है? आजकल जमाना है वायरलेस टेक्नोलॉजीज का, राइट। सो इसी वायरलेस टेक्नोलॉजीज में अगर आपको पता हो कि आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है क्या 5G, कि 5G को लेके आना है एंड ऑल, राइट। सो 5G की अगर हम बात करें तो है क्या है 5G? भैया भला क्या है 5G और 5G किस तरह से डिफरेंट होगा फ्रॉम दी 4G? सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने मतलब 2020 में क्या किया था ना, काफी सारे डाउट्स थे 5G को लेके कि 5G को लेके आया जाए नहीं लेके आया जाए एंड ऑल। सो उसमें एक कमेटी बिठाई थी, जिस कमेटी ने बोला कि भैया 5G को आप लेके आइए, जरूरी है, नीड ऑफ द आवर है। इसी के चक्कर में हमारे अभी जो है हाल फिलहाल में न्यूज आई कि जून ऑनवर्ड स्पेक्ट्रम जो है स्टार्ट हो जाएंगे एलोकेट करना टू 5G। और फिर उसके बाद ये भी न्यूज़ आई कि कल अगर आप थोड़े दिन पहले का न्यूज़पेपर देखेंगे इसी वीक का, तो उसके अंदर न्यूज़ थी कि इसका प्राइस लो रखा जाए बिकॉज थोड़ा सा टेलीकॉम कंपनीज को भी ईज दिया जाए। सो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं होता क्या है 5G। वायरलेस है, वायर लगा के थोड़ी आप इंटरनेट चलाते हो, वायरलेस है। मोबाइल में क्या वायर लगा के इंटरनेट चलाते हो? नो, वायरलेस टेक्नोलॉजी है। 4G LTE के बाद की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। 4G LTE के बाद की टेक्नोलॉजी है क्या आपका 5G। सो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, व्हाई इट इज इन न्यूज, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए LTE क्या होती है। LTE इज लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। LTE इज लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या LTE और 4G सेम है? क्या LTE और 4G सेम है? सो यहाँ पे LTE 4G LTE इट इज अ टाइप ऑफ 4G, इट इज नॉट बेसिकली यू कैन से 4G नहीं है एग्जैक्टली, बट इट इज अ टाइप ऑफ 4G, ठीक है। ट्रू 4G से थोड़ा सा स्लो होता है आपका LTE, ठीक है, स्लोअर देन 4G, बट ऑफ कोर्स इट इज फास्टर देन 3G, राइट। समझ में आ गई? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलिए, सो नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज करनी है दैट इज कि इसके जो स्टैंडर्ड्स डिसाइड करता है दैट इज डिसाइडेड बाय ITU, दैट इज इंडियन टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। यहाँ पे ITU जो है वो आपका कहाँ का बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है? ITU आपकी जेनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपकी यूनाइटेड नेशन एजेंसी है फॉर व्हाट? फॉर कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। सो यहाँ पे ग्लोबल फोकल पॉइंट की बात करें, सो दिस बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर व्हाट? सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर द टेलीकम्युनिकेशन ऑल ओवर द ग्लोब, राइट। सो ITU का यहाँ पे रोल काफी ज्यादा बढ़िया है। ये आपका तीन कोर सेक्टर्स में काम करती है। रेडियो कम्युनिकेशन, स्टैंडर्ड डेवलप करना उन रेडियो कम्युनिकेशन में एंड उनको डेवलप करना। पहले क्या है? रेडियो वेव्स पे काम करती है। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका उनके स्टैंडर्ड सेट करना एंड फोर्थ इज डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट, ITU ऑर्गेनाइज करता है टेलीकॉम इवेंट्स को एंड was the lead organizing agency of World Summit on Information Society. So World Summit on Information Society को लीड्स जो है ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड सो। सो फर्स्ट जनरेशन आपके पहले वायरलेस कम्युनिकेशन थी जो आई थी, ठीक है। और अगर आपको पता हो, आपने न्यूज़ देखी हो ना, न्यूज़पेपर में हिंदू में एक और न्यूज़ आई थी कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज है उनके अंदर जो है क्या चल रहा है? 2G। सो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज के 2G को अपग्रेड करना है 4G के अंदर। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। सो फर्स्ट जनरेशन की बात करें, इट इज अ फर्स्ट वायरलेस कम्युनिकेशन, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वॉइस कॉल पे बात की जाती थी। आपको घर के अपने कॉर्डलेस फोन्स याद है? वायरलेस कम्युनिकेशन था, सिर्फ और सिर्फ फोन मिला सकते थे आप। उसके बाद बैकग्राउंड इंटरफेरेंस कितनी होती थी, कई बार नेटवर्क में इधर उधर मिल गया है ना, किसी और की आवाजें आने लगी एंड ऑल दैट। स्पीड भी कुछ खास नहीं थी। फिर आया 2G का जमाना। 2G ये एनालॉग सिग्नल यूज करता था, 2G आपका यूज करता था डिजिटल सिग्नल। एनालॉग डिजिटल में क्या होता है, ये आपके कॉन्टिन्यूस सिग्नल होते हैं, डिजिटल आपका डिस्क्रीट होता है। डिजिटल इज बेस्ड ऑन बिट्स, राइट। सो वो आया। सो इसके अंतर्गत आप वॉइस कॉल्स भी कर सकते हो, शॉर्ट मैसेजेस, ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जैसे जो 2G फोन्स में आप इंटरनेट भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेजरली वॉइस कॉल MMS एंड ऑल के लिए यूज किया जाता था। नेटवर्क रेंज स्लो थी, डेटा रेट्स जो थे वो भी आपके बहुत ज्यादा कम थे, मतलब इंटरनेट की स्पीड बहुत ही गंदी थी, 64 किलोबाइट पर सेकेंड। नेक्स्ट 3G। 3G उसका एडवांस वर्जन था, डिजिटल ब्रॉडबैंड पे बेस्ड है, स्पीड ज्यादा थी इसकी 2 मेगाबाइट पर सेकेंड। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, मोबाइल टीप से टीवी चला सकते हैं, GPS सिस्टम एनेबल था, नेविगेशन कर सकते हैं। पावर कंजम्पशन हाई थी, लो नेटवर्क कवरेज था, लेकिन इसके बाद जो स्पेक्ट्रम की कॉस्ट थी स्टार्ट एलोकेट करने की, वो बढ़ती गई और उसका बर्डन शिफ्ट होता गया किसके ऊपर, इंसान के, ठीक है। उसके बाद आपका 4G आया। 4G में स्पीड ज्यादा थी, किस पे बेस्ड था, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स पे। हाई स्पीड एप्लीकेशंस रन कर सकते हो, मोबाइल, टीवी, वेयरेबल ग्लासेस, दैट इज वर्चुअल रियलिटी। सो वर्चुअल रियलिटी जो थी वो आपकी 4th जनरेशन की देन थी। वर्चुअल रियलिटी में होता क्या है, अगर आपने 3D मूवीज देखी, 3D मूवीज के अंदर वो आपके स्पेक्स लगा देते हैं, वो स्पेक्स जो होती है वो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जिसमें आपको लगता है कि आसपास ही चीजें रियल हो रही है, राइट। सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ 4G टेक्नोलॉजी। 7D में आपने देखा होगा, आप बिल्कुल ऐसा फील करते हो अगर हॉरर मूवी हो, यहाँ से कान से आवाज आ रही है जी, है ना, नीचे से जमीन खिसक रही है, फट रहा है कुछ, है ना, इस तरह की आवाजें आती है ना 7D में। सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस 4th जनरेशन। बट ये सब करना इतना इजी तो नहीं था, है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर था, 1 गीगाबाइट पर सेकेंड तक स्पीड थी। नेक्स्ट 5th जनरेशन जो भी रिसेंट का हाल फिलहाल का है। सो यहाँ पे सेल डेंसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, लो सिग्नल ट्रैफिक, इसके अंदर बहुत सारी सैटेलाइट्स लगाई जाएंगी जिससे इंटरनेट स्पीड को इंक्रीज किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कंसेप्ट आता है होलोग्राम टीवी का। होलोग्राम टीवी जैसे कि मान लो आपने किसी बुक का होलोग्राम स्कैन किया विद द हेल्प ऑफ गूगल लेंस, ठीक है। आपने क्या किया, देखो यार, अब मैं बिकॉज ऑफ दिस यूट्यूब कंस्ट्रेंट्स मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकती हूँ, होलोग्राम टीवी की वीडियो जरूर चेक करना। आपने मान लो गूगल लेंस की हेल्प से होलोग्राम स्कैन किया, होलोग्राम जैसे ही स्कैन करोगे वो आपको एक दुनिया में ले जाएगा कि इस बुक के अंदर है क्या है। सो डोंट यू थिंक दैट इज वेरी गुड, है ना। ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी में मान लो आपको किसी चीज से एलर्जी, ठीक है, मैं एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको किसी चीज से एलर्जी, आप स्टोर में गए, जैसे ही आप स्टोर के अंदर गए तो आपने कुछ मतलब उसको ऐप को ऑन कर लिया, आपको पता लग जाएगा जो भी आप फूड उठा रहे हो क्या वो आपकी हेल्थ के लिए एलर्जिक तो नहीं है, उसके अंदर कितना प्रोटीन्स है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, कितना फैट्स है, एवरीथिंग यू विल बी एबल टू। इवन दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी मच यूज इन दिस केस, जैसे कि हम बात करते हैं ना, अभी आजकल हॉस्पिटल्स में भी यूज हो रही है ऑगमेंटेड रियलिटी, कि इसमें क्या होगा, पर्सन की बॉडी का एक्चुअल में डायसेक्शन नहीं किया जाएगा, रादर मतलब वर्चुअली दिखाया जाएगा, मतलब वर्चुअल रियलिटी में आपको वर्चुअल वर्ल्ड में लेके जाएगा। ऑगमेंटेड रियलिटी में आप उसी जगह पे खड़े रहोगे और आपको ऐसा लगेगा सारी चीजें रियल हैं, ठीक है। दिस इज ऑगमेंटेड रियलिटी। प्लीज गाइस इन दोनों की वीडियो जरूर देख लेना एक बार, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद डाटा ट्रांसफर काफी हाई स्पीड पे होगा, एनर्जी बहुत सारी सेव, हाई स्पीड है मोर देन 1 गीगाबाइट पर सेकेंड। नेक्स्ट कम इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए क्या होगा, जैसे कि आप बहुत सारी चीजों को आपस में कनेक्ट कर सकते, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे कमरे की लाइट्स ऑन है, सब कुछ ऑन है, जैसे ही मैंने आपको पढ़ाना बंद किया
अपने आप लाइट्स ऑन ऑफ हो जाए, सिस्टम शट डाउन हो जाए, कितना बढ़िया है, राइट? या फिर आप मान लो आप ऑफिस चले गए, आपने अपने घर के अंदर क्या किया, सारी स्विचेस ऑन छोड़ा है। सो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो भी आपकी डिवाइसेस उस एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्टेड है, तो वो क्या कर सकते हो, आप बंद कर सकते हो, ठीक है? सो इट इज अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइस, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स एंड अदर आइटम्स दैट आर एम्बेडेड विद इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एम्बेडेड है, सॉफ्टवेयर के साथ एम्बेडेड है, सेंसर्स लगे हुए हैं एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी दैट अनेबल दिस ऑब्जेक्ट्स, ताकि वो कलेक्ट करें डेटा एंड डेटा को एक्सचेंज करें। यहाँ पे ये क्या करता है, इट क्रिएट्स द अपॉर्चुनिटी फॉर मोर डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड इनटू अ कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड। कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड में ही तो इंटीग्रेट कर रहे हो आप, भूल गए उसको बंद करना, तो आपने क्या किया, आपने गए, आपने घर नहीं गए, आप रादर आपने घर से बंद कर दिया सब कुछ, ठीक है? रिजल्टिंग इन, इससे क्या होगा, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी आएगी, इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होंगे। जैसे मैं जैसे ही क्लास से बाहर गई, मान लो मैं ऑफलाइन क्लास ले रही हूँ, जैसे ही मैं क्लास से बाहर गई, अपने आप लाइट्स पंखे बंद हो जाए, डोंट यू थिंक इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, बिल कितना सेव होगा बिजली का, फ्यूल कितना सेव होगा, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स विल हैपन। ऐसे ही मान लो कि जो भी गाड़ियां हैं, है ना, जैसे ही वो सिग्नल पे रुके, अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, ऑटोमेटिकली चल जाए जैसे ही सिग्नल ऑफ हो, ऑन हो। सो दिस इज व्हाट IoT, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो दिस इंटरनेट ऑफ थिंग्स concept is one of the platform of today's smart cities, smart energy management system में भी इसको यूज किया जाता है, एंड मतलब आजकल बने बनाए आ रहे हैं, ठीक है? और ये हेल्प करते हैं क्रॉप की यील्ड को इम्प्रूव करने में, टू फीड द वर्ल्ड्स ग्रोइंग पॉपुलेशन। आजकल आपको पता है दुनिया की पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, सो उसको फीड करने में भी काम आता है, ठीक है? नेक्स्ट कम्स द वायरलेस डिवाइसेस। सो दीज आर द वायरलेस डिवाइसेस, ठीक है? इसको आप कनेक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, वाईफाई, राइट, वाईमैक्स, ब्लूटूथ। सो अभी हम उन सब चीजों की बात करेंगे। अच्छा, 5G फोन्स जो हैं वो IoT को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? सो वाईमैक्स इज व्हाट, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। इसका मतलब ये किसके ऊपर आधारित है, दिस इज बेस्ड ऑन माइक्रोवेव्स, ठीक है? किसके ऊपर बेस्ड है गाइस, दिस इज बेस्ड ऑन माइक्रोवेव्स। आई होप आप सबको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जरूर पता होगा, ठीक है? चलो नहीं तो एक काम करते हैं, आई थिंक कि हो सकता है कि आप फिर से जाओगे घर, उसको देखोगे, तो हम यहाँ पे एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को चेक कर लेते हैं क्या है। यहीं पे लिख देती हूँ मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। वैसे आपको यार पता होना जरूरी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी आपकी रेंजेस जो है वो आती हैं, ठीक है? सो सबसे पहले आपकी 10 रेज़ टू पावर अरे यार ये चल क्यों नहीं रहा, 10 रेज़ टू पावर, लेट मी जस्ट गिव मी अ मिनट यार। 10 रेज़ टू पावर -16 से लेके 10 रेज़ टू पावर -12 तक वी हैव व्हाट, गामा रेज। 10 रेज़ टू पावर -12 से लेके 10 रेज़ टू पावर -8 तक वी हैव एक्स रेज। 10 रेज़ टू पावर -8 से लेके 10 रेज़ टू पावर -6 तक वी हैव व्हाट, विजिबल रेज, सॉरी UV rays। 10 रेज़ टू पावर -6 से लेके 10 रेज़ टू पावर -8 तक वी हैव विजिबल लाइट। 10 रेज़ टू पावर -4 infrared, and then we have what, रेडियो वेव्स। यही होता है आपका, यही होता है, कुछ और होता है? ऑफ कोर्स यही होता है ना, कि आपकी डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, दैट इज रेडियो वेव्स। अच्छा, रेडियो वेव्स में ही आपकी एक वेव्स होती हैं जो इनिशियल वाली वेव्स होती हैं, माइक्रो होती हैं,
फिर देन इट इज कन्वर्टेड इनटू रेडियो वेव्स। क्लियर है इतना? किसी का यहां तक कोई डाउट है? सो दिस इज एज पर दी वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग दिस इज द थिंग। सो यहाँ पे जो ये यूज करता है दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट दैट इज योर, यू कैन से माइक्रोवेव्स, जो रेडियो वेव्स के ही पार्ट होती है। ठीक है, सो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 10⁻² to -3 रहता है, जिसमें मान के चलो 10⁻² से लेके 10⁻1 तक आपका माइक्रोवेव आ जाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा टॉपिक था। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को एक बार चेक कर लेना। मैंने आपको ओवरऑल आइडिया दे दिया कि माइक्रोवेव इज अ पार्ट ऑफ रेडियो वेव, बट रेडियो वेव ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग माइक्रोवेव भी होती है। ठीक है, so it is a wireless standard for providing what, for providing the broadband connectivity to a larger area. so WiMAX में क्या होगा, एक ज्यादा बड़े एरिया में प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे इसको ऐसे समझो कि आप एक घर में हो, कई बार मान लो आपका घर बहुत बड़ा है तो एक वाईफाई से काम नहीं चलता, सो यू नीड टू इंस्टॉल 2-3 वाईफाई। क्यों? क्योंकि वाईफाई की रेंज कम होती है। लेकिन अगर मान लो आपने एक ऐसी डिवाइस लगाई जो कि सारे के सारे घर को आपके क्या दे रही है, वाईफाई देंगे, आपको नहीं लगता पैसे बच जाएंगे आपके? बिल्कुल बचेंगे। सो दैट इज WiMAX। और WiMAX आपका सिर्फ घर को नहीं, मान के चलो 60-70 किलोमीटर तक के एरिया को ये दे सकता है वाईफाई। ठीक है, पूरे मतलब आधे गांव को तो दे ही देगा वाईफाई। ठीक है, सो वायरलेस स्टैंडर्ड सेट करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग बेसिकली ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू अ लार्जर एरिया। अब इसके एप्लीकेशन क्या है? दो तरह है, फिक्स्ड WiMAX एप्लीकेशन एंड द सेकेंड इज मोबाइल WiMAX। ठीक है, सीधी सी बात है, मोबाइल पे बढ़िया आएगा, फिक्स में क्या होगा, आपका ब्रॉडबैंड एक्सेस देगा। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे फिक्स्ड एंड मोबाइल एप्लीकेशंस जो हैं वो बेसिकली यहाँ पे उनको इंटीग्रेट किया जाता है। क्यों लेके आया? देखो WiMAX क्यों लेके आया जा रहा है? WiMAX लेके आया जा रहा है ताकि हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड हो जाए एट लो कॉस्ट। सेकेंड थिंग, आपको एक चीज और याद रखनी है, लाइन ऑफ साइट। देखो लाइन ऑफ साइट क्या होता है, अगर आपने कभी बचपन में सुनी हो बातें, क्या होता था कि जब फिर किसी ने यूज किया, डोंगल आते थे पहले। डोंगल को बिल्कुल जैसे मान के चलो कि ये मेरा सिस्टम है, ठीक है, ये मेरा सिस्टम है, दिस इज अ डोंगल, बिल्कुल ऐसे रखना पड़ता था सेम लाइन में। जैसे आपने इसको थोड़ा सा लाइन से इतना भी ऐसे भी अवेयर कर दिया ना, व्हाट विल हैपन, इट विल स्टॉप वर्किंग। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज WiMAX। WiMAX के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपका लाइन ऑफ साइट नहीं होता है, आप अगर उसको दूर भी रख रहे हो तब भी चल जाएगा। एंड ऐसा नहीं है कि आपने बिल्डिंग में रखा है तो एक कोने में ज्यादा सिग्नल आएगा, सब जगह इक्वल सिग्नल आएगा, सेम लाइन में रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, सो दिस इज अ थिंग। राइट, सो यहाँ पे क्या है, WiMAX एंड वाईफाई बोथ आर वायरलेस ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी, दोनों वायरलेस ब्रॉडबैंड है। वाईफाई स्मॉल एरिया में ऑपरेट करता है जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड ऑल। WiMAX जो है वो लार्जर एरिया को कवर कर सकता है। राइट, WiMAX को यूज करते हैं टू कनेक्ट वाईफाई, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट कि WiMAX जो है दैट कैन बी यूज टू कनेक्ट वाईफाई हॉटस्पॉट। बहुत सारे ऐसे वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन है, उन सबको कनेक्ट कर दो, एक बहुत ही बढ़िया सा इंटरनेट बन जाएगा। सेम थिंग गोज ओवर विद ईच अदर एंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द इंटरनेट। So WiMAX and Wi-Fi they are like complementary technologies. Complementary का मतलब कैसे हुआ, एक जैसी, जैसे आप लगा लो पेट्रोल एंड कार, आर दे कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर? डेफिनेटली। अगर पेट्रोल वाली गाड़ी है वो तभी बिकेगी, तभी पेट्रोल की सेल होगी ना, नहीं बिकी तो नहीं होगी पेट्रोल की सेल। सिमिलरली गोज विद हार्डवेयर ऑन दिस, हार्डवेयर एंड कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर। राइट, सो यहाँ पे for longer distance we have WiMAX, for shorter distance we have Wi-Fi. अच्छा, what is the full form of Wi-Fi? That is wireless fidelity. और ये आपका किस पे बेस है? This is based on radio waves. So WiMAX versus Wi-Fi. So इन दोनों की डिफरेंसेस की बात करें, सो वायरलेस फिडेलिटी इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस।
वाईफाई ऑफिशियली लॉन्च हुआ था 1997 में, ये 2004 में पिक्चर में आया था, लेकिन अभी भी पूरा तरह से कहीं यूज नहीं किया था। ये आपको पॉइंट्स नहीं करने हैं, ठीक है। ISM बैंड एंड ऑल ये कुछ नहीं करना, ये हम बाद में करेंगे। ISM बैंड ही करना है, वो बाद में करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स नहीं करने। 100 मीटर्स तक बढ़िया रेंज देता है, ये आपका देता है 80 से 90 किलोमीटर। 100 किलोमीटर वाईफाई लगाओ, मीटर तक वाईफाई बड़ी हाई स्पीड आती है, जैसे उससे दूर जाके बैठोगे स्पीड का होता है ना ऐसा, तो सेम थिंग गोज ओवर हियर। नेक्स्ट कम्स लाइफाई। लाइफाई इज लाइट फिडेलिटी। इसके अंदर क्या होगा, आपका LED बल्ब्स का यूज किया जाएगा। होगा क्या, मान लो इस कंप्यूटर ने कोई सिग्नल दिया, ये सिग्नल रिसीव करेगा आपका LED इस सिग्नल को रिसीव करके इसको भेजेगा लाइफाई के पास। लाइफाई इस सिग्नल को भेजेगा जो इंटरनेट कनेक्टेड है सर्वर का उसके पास। यहाँ से सिग्नल वापस आएगा, इसके पास जाएगा, ये आपका सिग्नल को भेजेगा रिसीव डेटा के पास, सिग्नल विल कम बैक। सो हियर व्हाट इज हैपनिंग, लाइट emitting diode is used. So an LED lamp with signal processing technology streams data embedded in its beam at ultra high speed to photo detector. ये किसको देता है, फोटो डिटेक्टर को देता है। रिसीवर डोंगल जो है वो क्या कन्वर्ट करता है, जो ये रिसीवर का डोंगल है वो आपका कन्वर्ट करता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उसको एम्पलीफाई करता है। उसके बाद इसको जो है देन कन्वर्टेड बैक इनटू द डेटा स्ट्रीम, एंड फिर उसके बाद आप उसको कंप्यूटर या फिर मोबाइल डिवाइस में वापस भेजते हैं। देखो दीज आर ऑल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। पहली वाली भी टेक्नोलॉजीज थी, बट दीज वर दे वर समथिंग जो कि समझ में आ जाती थी। थोड़ी सी ऐसी हैं जो कि समझ में आना मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं। तो हो सकता है कि आपको कुछ ना समझ में आए, तो आई वुड लेट टेल यू ना कि बहुत सारी इसकी ना वीडियोज हैं यूट्यूब पे, मतलब किसी एजुकेटर की मत देखना, रादर आप टेक्नोलॉजिकल पर्सन की देखना, यू विल सीरियसली लव इट, क्योंकि वो आपको ना दिखाएंगे, बिकॉज आई कांट यूज सच थिंग्स ओवर हियर, है ना। वो आपको इतने प्यारे तरीके से दिखाएंगे कि कहाँ से क्या हो गया, कहाँ से क्या हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कम्स अ लाइफाई, बिकॉज बहुत सारों पे ना कॉपीराइट कंस्ट्रेंट होता है, दैट इज व्हाई। सो लाइफाई में आपका हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, किसके थ्रू, LED। ये आपका विजिबल एंड नियर विजिबल लाइट को यूज करते हैं। देखो डिफरेंस आ गया ना, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, विजिबल एंड लाइट विजिबल। LED है ना भैया, दिखेगा तो सही ना LED से, तो लाइट एंड विजिबल एंड नियर विजिबल लाइट। लाइफाई इज नॉट स्ट्रिक्टली अ लाइन ऑफ साइट, जो मैंने आपको बताया था कि डेटा सिग्नल जो है वो लाइन ऑफ साइट पे नहीं डिपेंड करता, बट वो किस पे डिपेंड करता है, जो आपने डिवाइस यूज की है उसके ऊपर, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाईफाई एंड लाइफाई, ये रेडियो वेव्स यूज करता है, ये आपका यूज करता है लाइट बल्ब। एनर्जी बायोस होती है, इसमें एनर्जी न्यूट्रल रहती है डिपेंडिंग अपॉन आपकी डिवाइस कैसी है। ये ट्रांसमिट करते हैं डेटा एट द रेट ऑफ 1.25 गीगाबाइट्स पर सेकेंड। ये 1 गीगाबाइट पर सेकेंड, तो कितना फास्ट है, बट लेस फास्ट देन वाईफाई। नेक्स्ट कम फास्टैग। कितने लोगों ने अपनी गाड़ियों में फास्टैग लगवाया, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू, राइट। सो फास्टैग के अंदर क्या होता है, अगर आप देखोगे ना, इस तरह का फास्टैग का स्टिकर होता है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ QR कोड। QR कोड हमेशा 2 डायमेंशनल कोड होता है। QR कोड के केस में क्या होता है, इस साइड भी डेटा होगा आपका, इस साइड भी डेटा होगा। इसीलिए अगर QR कोड ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भी, ऐसे मोबाइल है ना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भी स्कैन करते हो ना, पूरा स्कैन हो जाता है। क्यों, क्योंकि डेटा लेंथ में भी है, ब्रेड्थ में भी है, ठीक है। सो इस तरह का दिखता है। आपको कुछ याद नहीं करना, बस आपको इतना याद रखना है कि ये क्या करते हैं, स्कैनर्स होते हैं जो इस QR कोड को स्कैन करते हैं, एंड दिस फास्टैग इज लिंक्ड टू योर अकाउंट। तो अपने आप प्रीपेड अकाउंट में से आपके पैसे कट जाते हैं। क्या स्कैन होता है यहाँ पे, RFID, ठीक है, समझ में आया। दिसंबर 2019 के बाद इसको काफी ज्यादा पॉपुलर कर दिया। सो यहाँ पे बेसिक RFID देख लो कैसा होता है। बेसिक RFID में क्या होता है, आपके पास एक RFID रीडर होता है, एक आपके पास एंटीना होता है, एक कंप्यूटर डेटाबेस। जो RFID का टैग है उसको आपका एंटीना रीड करता है, रीड करके उससे डेटा लेता है, उस डेटा को वो ट्रांसमिट करता है RFID रीडर के पास। RFID रीडर इस डेटा को भेजता है कंप्यूटर डेटाबेस के पास। कंप्यूटर डेटाबेस से उसको डेटा मिलता है, वो इस डेटा को दोबारा RFID के पास भेजता है, और इसको ये भेजता है एंटीना के पास कि भैया हमने रीड कर लिया, एंड देन
उसको बोल देते हैं कि तुम जाओ, ठीक है। सो यहाँ पे जो RFID टैग का डेटा है वो स्टोर्ड है कंप्यूटर डेटाबेस में, उसको एंटीना के द्वारा स्कैन किया जाता है, RFID रीडर के द्वारा रीड करके उसको भेजा जाता है डेटाबेस में। डेटाबेस जो है वो क्या करता है, वो उस डेटा को मैच करके पैसे डिडक्ट करके इंफॉर्मेशन दोबारा सेंड कर देता है, राइट। सो जैसे कि उस टाइम अगर याद हो आपको, इस टाइम आपकी ना कुछ एप्लीकेशंस काफी पॉपुलर हुई थी, जैसे कि माई फास्टैग एंड ऑल। सो बेसिकली फास्टैग का काम क्या है यार, कई बार खुले पैसे भी तो नहीं होते ना, है ना। या फिर इसका बेसिकली इन्होंने ये बोला था 2 मिनट से ज्यादा आपको फास्टैग की लाइन में वेट करना नहीं पड़ेगा अगर आपके पास फास्टैग है तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट कमिंग टू अदर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। सो फर्स्ट टेक्नोलॉजी विच वी हैव इज नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे कि टैप एंड पे किया ना आपने, बस टैप किया कार्ड को, अपने आप पेमेंट डिडक्ट होगी। अगर आप में से कोई मेट्रो सिटीज में रहा हो और उसने मेट्रो से ट्रेवल किया, वहां पे भी ये फीचर यूज होता है। मेट्रो कार्ड को आप उस स्कैनर पे रखते हो, ठीक है, वो आपके टैग को स्कैन करता है, जैसे कि आपने उसको कहाँ रखा, NFS रीडर पे, उसने उसको स्कैन किया, स्कैन करने के बाद पैसे डिडक्ट किए, एंड देन यू कैन मूव। सो इट इज अ शॉर्ट रेंज हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस कम्युनिकेशन। शॉर्ट रेंज होती है, ज्यादा हाई रेंज की नहीं होती है। हाई फ्रीक्वेंसी होती है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर डेटा का एक्सचेंज होता है डिवाइसेस के बीच में। कितने डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर तक ये काम करता है। इसको क्रेडिट कार्ड पेमेंट एंड ऑल के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। देन वी हैव व्हाट, वी हैव अ बारकोड स्कैनर। जैसे कि अगर आप बिग बाजार वगैरह गए हो, सो आपने वहां पे जरूर देखा होगा बारकोड स्कैनर के थ्रू वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट का डेटा जो है वो स्कैन करते हैं। बेसिकली बारकोड स्कैनर, जैसे देखो QR कोड में तो इस तरह से दोनों साइड डेटा होता है, बारकोड स्कैनर में सिर्फ आपका लेंथ की साइड डेटा होता है, इस साइड डेटा नहीं होता, ठीक है। सो ये वाला जो डेटा होता है, बारकोड रीडर ऐसे इसको प्रेस करते हैं, इसको रीड करते हैं, देन इट शोज बैक। आपने कई बार देखा होगा कि वो बारकोड रीडर जब उसको रीड करता है ना, तो वो डेटा आता नहीं है, सो उसको वो दोबारा से स्कैन करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज ये वाली साइड आपका कोई भी डेटा कंटेन नहीं कर रहा, ठीक है। सो व्हाट इट डूज, इट डिटेक्ट द लाइट जो कि आपका बारकोड रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ दूरी से उसको स्कैन करना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट इज QR कोड। QR कोड के बारे में मैंने काफी आपको हद तक तो एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। एक बार गाइस जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट एंड जल्दी से आप एक बार इसको रीड कर लीजिए।
So sorry guys to keep you waiting. So next is what? Next is a QR code. QR code के केस में क्या होता है, ये आपका 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स मशीन को रीड करता है, ठीक है, बारकोड की तरह ही होता है, रीड उसको कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कोड जो है इसको रीड कौन करता है? जो स्मार्टफोन का कैमरा है वो इस कोड को रीड कर सकता है। इसके अलावा इसके पास एरर करेक्शन कैपेबिलिटी भी होती है, जैसे बारकोड के पास नहीं होती, ठीक है, कि अगर आपको एग्जैक्ट आप उसको पूरा ऐसे स्कैन भी ना करो ना, साइड से ऐसे ऐसे करके स्कैन करो तब भी वो दे देता है, बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ 360 डिग्री, ओमनी डायरेक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है, हाई स्पीड रीडिंग कर सकता है। क्यूआर कोड जो है 7089 डिजिट्स को स्टोर करता है, लेकिन वहीं सिर्फ आपका कन्वेंशनल बारकोड सिर्फ और सिर्फ 20 डिजिट्स को स्टोर करता है। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन आपको पता है, जैसे यूपीएससी का अगर आपने किसी ने एग्जाम दिया हो तो आपको जरूर पता होगा कि प्रीलिम्स की ना आंसर शीट में ऊपर आपका बारकोड बना होता है, एंड दे ऑलवेज साइड पे, सॉरी, वो ऑलवेज कहते हैं कि डोंट प्ले विद दिस बारकोड, क्योंकि बारकोड से आपकी शीट को स्कैन किया जाता है, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट कमिंग टू द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की बात करो तो ब्लूटूथ में क्या होता है? व्हेन यू कैन कनेक्ट द डिवाइसेस थ्रू द ब्लूटूथ एंड एक्सचेंज द डेटा। आप करते होगे ना पहले ब्लूटूथ से, है ना। सो यहाँ पे क्या होता है? इट इज अ हाई स्पीड लो पावर्ड वायरलेस टेक्नोलॉजी। स्पीड बहुत तेजी से आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। कौन सी वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है? अगेन रेडियो वेव्स का। फोन, कंप्यूटर्स, बाकी नेटवर्क्स को आप लिंक कर सकते हो विदाउट वायर्स, बट ओनली ऑन द शॉर्ट डिस्टेंस। जैसे थोड़ा दूर जाओगे तो आपको पता है कि आपका काम करना बंद हो जाएगा। जो भी यहाँ पे वायरलेस सिग्नल्स हैं वो ब्लूटूथ ट्रांसमिटेड विद ब्लूटूथ सिग्नल्स, दे कवर शॉर्ट डिस्टेंस को वो कवर करते हैं। उसके बाद जो ब्लूटूथ है वो 79 डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसको जो है क्या कर सकता है? डिटेक्ट कर सकता है, एंड इट कैन कनेक्ट मैक्सिमम अप टू 8 डिवाइसेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द कंसेप्ट ऑफ वॉइस ओवर प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर प्रोटोकॉल क्या होता है कि जैसे कि आपके फोन में वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन अवेलेबल है ना, सो उसमें आपका कॉल जो है वो वाईफाई के थ्रू होगा, ना कि आपका कॉल किसके थ्रू होगा? फोन के थ्रू, ठीक है। सो ये आपको अलाउ करता है वॉइस कॉल्स यूजिंग द ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन इंस्टेड ऑफ रेगुलर फोन लाइन। नेक्स्ट इज सीडीएन नेटवर्क। सीडीएन प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि आप बहुत सारे सर्वर्स को इकट्ठे जो है क्या कर सकते हो? अटैच कर सकते हो, ठीक है, ताकि एक दूसरे के साथ डेटा एक्सेस किया जाए, जैसे कि आपके घरों में होता है, नॉट इन घरों में, बेसिकली इन कंपनीज में बहुत सारे सर्वर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं ताकि डेटा का एक्सचेंज किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द कंप्यूटिंग एंड न्यू टेक्नोलॉजीज इन कंप्यूटिंग। सो फर्स्ट टेक्नोलॉजी इन द कंप्यूटिंग इज लेजर। लेजर बीम से तो सबने खेला होगा, बचपन में होता था ना, टॉर्च आती थी, जैसे जैसे लेजर की टॉर्च मारते थे हम लोग। सो क्या आपने क्या वहां पे एक चीज ऑब्जर्व करी थी कि वो जो लेजर की टॉर्च थी ना उसमें से हमेशा एक सिंगल डायरेक्शन में लाइन निकलती थी। दैट इज दिस लाइन इज व्हाट? मोनोक्रोमेटिक सिंगल डायरेक्शन लाइन। और दूर तक जाती थी लेजर बीम, राइट। मोनोक्रोमेटिक क्यों? क्योंकि सिंगल कलर है और एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। सो यहाँ पे लेजर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? सो लेजर के ऊपर नोबेल प्राइज भी दिया गया था। सो लेजर इज एन ऑप्टिकल डिवाइस जो कि आपकी कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस करती है। मोनोक्रोमेटिक मींस सिंगल वेवलेंथ वाली, ठीक है, सिंगल वेवलेंथ वाली। कोहेरेंट मींस फोकस्ड, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस तक आप इसको ट्रेवल करा सकते हो। ऑल द वेव्स इट ट्रेवल इन द फेस which makes the laser beam intensely energetic। सारी की सारी वेव्स जो हैं वो एक फेस में ट्रेवल करती हैं, जिसके कारण, मतलब ऐसा नहीं है कोई ऊपर जा रही है कोई नीचे जा रही है, सारी एक ही लाइन में ट्रेवल करती हैं, जिसके कारण लेजर बीम काफी ज्यादा पावरफुल होती है। तभी तो इसको यूज किया जाता है ना फॉर आई सर्जरी। नहीं तो इधर उधर ट्रेवल करें तो आपको लगता है आप इसको आई सर्जरी के लिए यूज कर सकते हो? नो, यू कांट यूज इट। बॉडी में सर्जरी के लिए यूज कर सकते हो? नो, यू कांट यूज इट, राइट। So theory was given by Albert Einstein। मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके बारे में मेंशन किया था, फोटोलिसिस इफेक्ट की थ्योरी, अगर आपको याद हो। लेकिन इसको डेवलप किया था थोरोडो मनमन, ठीक है।
ये आपका ग्रेटर डिस्टेंस तक जाती है विदाउट बीइंग स्प्रेड, ये भी हमने देखा था। सो इसीलिए तो इसको ऑपरेशन एंड ऑल में यूज करते हैं। इसके अलावा अगर इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल जानना है तो इसकी एप्लीकेशन है लेजर गाइडेड वेपन्स, है ना, आजकल तो कितने ज्यादा चल पड़े। लेजर इज ऑप्टिकल डिवाइस जो कि आपकी कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट देती है, मतलब वो लाइट जिसको आप जो डेविएट नहीं करती, ठीक है। टेक्निक, इसके अंदर टेक्निक क्या होती है कि जो बीम ऑफ लाइट होती है, इंटेंस बीम ऑफ लाइट विजिबल भी हो सकती है, अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड भी हो सकती है, लेकिन सिंगल वेवलेंथ वाली होती है, वो प्रोड्यूस होती है। सारी की सारी सेम फेस में जाती है, जिसके कारण लेजर बीम की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। मोनोक्रोमेटिक मींस रेड लेजर बीम रेड लाइट ही प्रोड्यूस करेगी, ब्लू लेजर बीम ब्लू लाइट ही प्रोड्यूस करेगी। ये लार्ज डिस्टेंस तक जा सकते हैं विदाउट बीइंग स्प्रेड, so that is why it is used in it has certain applications such as, इसको आप कोई ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए यूज कर सकते हो, आई सर्जरी के लिए यूज कर सकते हो, डिफरेंट सर्जरीज के लिए यूज कर सकते हो, डेंटिस्ट इसको स्कैनिंग के लिए यूज करते हैं, लेजर गाइडेड वेपन्स में यूज कर सकते हो, सैटेलाइट्स में यूज कर सकते हो, नेविगेशन कम्युनिकेशन वेपन सिस्टम, दिस वी हैव डन। लेजर के थ्रू आप कट कर सकते हो, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इसको रिसोर्सेज एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, कटिंग की है तो मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जा सकता है, इन्वायरमेंटल एंड केमिकल एनालिसिस के लिए इसका यूज किया जा सकता है। सो एप्लीकेशन एक बार देख लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है डायरेक्टली वो आपसे एप्लीकेशन पे ही क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज सुपर कंडक्टिविटी। अब व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी? तो यहाँ पे यार स्टूडेंट्स मैं ना आपको एक बात बोलना चाहूंगी कि सुपर कंडक्टिविटी के ना एक वीडियो देख ले, ठीक है। वो जो वीडियो है ना सुपर कंडक्टिविटी की, बेसिकली वो वीडियो क्या है, उस वीडियो के अंदर आपको क्या करना है, उस वीडियो के अंदर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि आप ना एक देखना बुलेट ट्रेन पूरी की पूरी आपकी सुपर कंडक्टिविटी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड, उसको जरूर देख लें, ठीक है। अब आजकल हम जो वायर्स एंड ऑल यूज करते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या, आपने कभी अपना एक वायर देखा है चार्जिंग वाली वायर, वो कई बार हीटिंग बहुत हो जाती है, उस हीटिंग के कारण डोंट यू थिंक कि एनर्जी लॉस हो रहा है। सो दैट इज व्हाई सुपर कंडक्टर्स केम इनटू द पिक्चर। सो यहाँ पे ये होते क्या है, ये एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर देखो, एक होता है कंडक्टर इज द वन जिसके थ्रू बेसिकली गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर, मान लो आप लाइट डाल रहे हो, सो लाइट इसके थ्रू पास हो जाती है, दैट इज अ कंडक्टर। इंसुलेटर क्या करता है, लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। लेकिन जो सुपर कंडक्टिविटी होती है इसके अंदर क्या होता है यही कंडीशन है, लेकिन इसकी रेजिस्टिविटी जीरो होती है। रेजिस्टिविटी जीरो है तो ये कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, रादर सब कुछ पास होने देगी। उसके अलावा नो लॉस ऑफ एनर्जी, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं है, रेजिस्टेंस है नहीं तो लॉस ऑफ एनर्जी भी नहीं होगा। बट यहाँ पे जो ये काम करते हैं दे वर्क एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। और इस लो टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, राइट। और ये ना ठंडे रहते हैं, जैसे कि आपने सिरेमिक्स देखे हैं ना, जिसके थ्रू आपकी बिजली बोर्ड के अंदर सिरेमिक्स लगे होते हैं, वो ठंडे होते हैं, वैसे ही ठंडे होते हैं। सो इसका एग्जांपल है बुलेट ट्रेन, हाइपरलूप। तो एक बार जरूर देखना इनकी वीडियोस, एक बार बुलेट ट्रेन की 13 मिनट की वीडियो बहुत जबरदस्त है, आपको सारा समझ में आएगा ये चीज। सो इसके अंदर क्या होता क्या है, अगर आप उसको ध्यान से वीडियो को देखोगे, सो व्हाट यू विल फाइंड, देयर इज अ टर्म नोन एज मेजनर्स इफेक्ट। सो यहाँ पे होता क्या है कि जब सुपर कंडक्टर के अंदर, व्हेन इनसाइड अ सुपर कंडक्टर, आपका क्या लगाया जाता है, मैग्नेट लगाया जाता है। सो ये जो मैग्नेट है ये क्या करेगा, ये आउटसाइड एक्सपैंड करेगा, ये अंदर एक्सपैंड नहीं करता, ये बाहर की तरफ एक्सपैंड करता है। सो दिस इफेक्ट इज नोन एज मेजनर इफेक्ट, बिकॉज इस इफेक्ट के कारण क्या होता है, रेजिस्टिविटी कम्स आउट टू बी जीरो। आई रिपीट दिस इफेक्ट अगेन, कि सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेट लगाते हैं, वो मैग्नेट एक्सपैंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, वो बाहर की तरफ बनती है,
कंडक्टर के अंदर नहीं बनती, एज ए रिजल्ट ऑफ विच जीरो रेजिस्टिविटी इज पोज्ड इनसाइड, क्योंकि जो हो रहा है बाहर हो रहा है, अंदर कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है। एंड सिंस लो टेम्परेचर इज देयर, सो हियर व्हाट इज यूज्ड, लिक्विड नाइट्रोजन. If you remember, we have used liquid nitrogen in cryopreservation of sperms and eggs, right? So superconductive materials का ऐसे होता है, नॉन सुपर का ये वाला कर्व होता है ऊपर वाला, सुपर कंडक्टर्स का नीचे वाला कर्व. दिस लो टेम्परेचर इज क्रिटिकल टेम्परेचर, जहां पे वो डायमैग्नेटिज्म का इफेक्ट शो करते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा ट्रांसमिट करेगा डेटा, और अगर टेम्परेचर विल बी लेस देन TC तब भी पूरा होगा, लेकिन वो बाहर से जाएगा, अंदर से नहीं जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है. सो दिस इज द थिंग. अच्छा, नाउ यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, डायमैग्नेटिज्म. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डायमैग्नेटिज्म, या फिर परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म होता है? सो यहाँ पे डायमैग्नेटिज्म का मतलब अगर मैं बात करूं, सो जब आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक ऐसी जगह पे रखते हो जहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो, सो ये पार्टिकल्स कुछ पीरियड के लिए मैग्नेटिज्म शो करेंगे. समझ में आ रही है? मतलब ये खुद मैग्नेट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दोगे तो ये कुछ समय के लिए क्या शो करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेंगे. ठीक है. सो दैट इज डायमैग्नेटिज्म. इसकी एग्जांपल क्या है डायमैग्नेटिज्म की जो शो करती है सब्सटेंसेस? कॉपर, गोल्ड, एंटीमनी, सिल्वर, लेड, हाइड्रोजन एटसेट्रा. ठीक है. सो दिस इज हाउ द मेजनर्स इफेक्ट इज, कि आपने सुपरकंडक्टर के अंदर क्या रखा, इन द सुपरकंडक्टर यू इंसर्टेड अ, बेसिकली व्हाट, इंसर्टेड अ परमानेंट मैग्नेट. अब ये जो मैग्नेट है ये क्या करेगा, मेजनर इफेक्ट है यहाँ पे, तो ये आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ना कि इनसाइड. So superconductivity is a phenomena occurring in certain metals at a very low temperature. यहाँ पे जीरो रेजिस्टेंस होता है, एक्सक्लूजन ऑफ इंटीरियर मैग्नेटिक, अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, इस इफेक्ट को मेजनर्स इफेक्ट बोलते हैं. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात करो, सो वो डिक्रीज करती है जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते हैं. लेकिन वही ऑर्डिनरी कंडक्टर्स की बात करी जाए, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, अगर आप इनके अंदर इम्प्योरिटीज ऐड कर दो जो कि आपके ऑर्डिनरी कंडक्टर्स हैं, तो दे विल स्टार्ट शोइंग सुपर कंडक्टिविटी थिंग. ठीक है. इवन नियर एब्सोल्यूट जीरो, अ रियल सैंपल ऑफ कॉपर शोज नॉन जीरो रेजिस्टेंस. जब एब्सोल्यूट जीरो होगा उसके टाइम पे भी आपका वो क्या शो करेगा, नॉन जीरो रेजिस्टेंस. सो द रेजिस्टेंस ऑफ अ सुपर कंडक्टर ऑन द अदर हैंड ड्रॉप्स एब्रप्टली टू जीरो. जो रेजिस्टेंस होगा वो जीरो पे आ जाएगा, एंड मटेरियल जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो जो है वो कूल हो जाएगा. ठीक है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लूप में फ्लो होने लग जाएगा, एंड यहाँ पे कोई भी पावर सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी करंट फ्लो हो रहा है. क्यों? क्योंकि उसने एक फील्ड बना दी. लाइक फेरोमैग्नेटिज्म. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फेरोमैग्नेटिज्म, ये हम बाद में मतलब अभी डिस्कस करते हैं. सो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है, और व्हाट डू यू मीन बाय फेरोमैग्नेटिज्म? सो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये होती हैं जिनके अंदर आपके पास परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है, एंड ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड कहां से आई है, उनकी अलाइनमेंट से आई है. ठीक है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कि कोबाल्ट, निकल, और इसमें सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं. ऐसा नहीं है कोई इधर को जा रहा है कोई इधर को जा रहा है. ठीक है. ऑल आर अलाइंड इन वन डायरेक्शन. ठीक है. सो यहाँ पे इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड सिंपली एज आइडलेशन ऑफ परफेक्ट कंडक्टिविटी इन क्लासिकल मैकेनिक्स, क्योंकि थोड़ा सा उससे हट के क्वांटम आ जाता है इसके. सो प्लीज गाइज एक बार वो वीडियो देख लेना. नैनो टेक्नोलॉजी जो पार्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे कल. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज वो वीडियो देखना कि किस तरह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है. पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं थी, बाहर थी. मैग्नेटिक फील्ड बाहर थी, अंदर कब आती है, जब वो टकराने लगते हैं. सो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो, बिकॉज इन दैट
clearly mentioned about the concept known as magnetic levitation. And you must be knowing that in India, the bullet train is proposed. So guys, tell me where the bullet train is being proposed. Thank you so much. Have a great day. Bye bye. Take care.